एक और प्रॉब्लम भी है, उसमें शायद है किताब मंजूर। अच्छा बेटा, इसके अंदर एक और प्रॉब्लम भी है और वो पुराने पेपर के अंदर आया हुआ है। आपको पेज बता देता हूं, 60 पेज पर। पंजाब की टेक्स्ट बुक में 60 पेज पर है। 250 सेंटीमीटर बेटा, 250 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, 250 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 250। तो वॉल्यूम तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर है दोनों का। अच्छा, हाइड्रोजन फ्यूज 4 टाइम्स क्विकली। कहता है हाइड्रोजन 4 टाइम्स फास्टर है, जो हाइड्रोजन है वो 4 टाइम्स फास्टर है, और जो रेट ऑफ अननोन गैस का है 1 है। अब अननोन गैस समझ गए होंगे आप लोग वैसे भी। तो हाइड्रोजन 4 टाइम्स फास्टर किससे? ऑक्सीजन से होती है बेटा, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो फार्मूला ये लगेगा रेट वाला। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो रेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेट ऑफ अननोन गैस ए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस ए अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। बेटा ये फार्मूला है, रेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय रेट ऑफ अननोन गैस। मोलर मास क्या होंगे? अपोज आएंगे। हाइड्रोजन का रेट कितना है? 4 अपॉन अननोन गैस का क्या है? 1। मोलर मास अननोन गैस का आपको कैलकुलेट करना है, हाइड्रोजन का कितना है? 2 है। स्क्वायरिंग ऑफ साइड्स, कि दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर दें, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 अपॉन 1, और ए में अपॉन 2, इसका रेडिकल खत्म हो जाएगा, ऊपर जो अंडरवुड है वो खत्म हो जाएगा। जब इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा एम ए अपॉन 16 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो अननोन गैस का मोलर मास होगा 32। ये क्वेश्चन बेटा टेस्ट में पुराने पेपर में है, ठीक है। तो ग्राम्स लॉ डिफिशन, हालांकि ये सिलेबस के अंदर भी नहीं था, मगर फिर भी मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, इसकी प्रॉब्लम जितने भी रिलेटेड थे वो भी सारे करवा दिए। मगर अब जो टॉपिक आएंगे मैं आपको बता देता हूँ बेटा। अब जो टॉपिक, ऐसे टॉपिक जो पीएमसी के सिलेबस के अंदर नहीं है मगर बुक के अंदर मौजूद है जरूर, तो उसके लिए मैं क्लासेस इवनिंग में मैं रखूंगा, क्योंकि जारी बात है अगर मॉर्निंग में क्लासेस रखता हूँ तो टाइम वेस्ट हो जाता है बहुत ज्यादा ऐसे टॉपिक पे जो पीएमसी के सिलेबस में भी नहीं है। मगर कभी कभी तो पीएमसी को अपना सिलेबस याद नहीं रहता और सिलेबस है वो आउट भी क्वेश्चन दे देते हैं, इसलिए भी हम पढ़ा रहे हैं कि कोई न कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपने पढ़ा हुआ नहीं है और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। ये पूरा सिलेबस आपको तकरीबन पढ़ा रहे हैं हम, मगर टाइमिंग का मसला है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो जो एक्स्ट्रा टॉपिक लोगों को पढ़ाने हैं वो कम शाम को पढ़ा दें, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पीएमसी का सिलेबस है वो मॉर्निंग को हम कर लें। हाँ, अब उसके बाद है बेटा काइनेटिक थ्योरी। जो जेठन ये टॉपिक एकड़ो लिखेला अच्छे फिर तो इनमें
अच्छा बेटा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी जो है के अंदर गैसेस की हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। जो गैसेस हैं उनकी प्रॉपर्टीज, और जो लॉज हैं जो साइंटिफिकली प्रूव भी हो गए हैं, जो गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करते। बेटा गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करते, क्योंकि न तो बॉयल्स लॉ डिपेंड करता है गैस की नेचर पे, ना चार्ल्स लॉ, ना वेबर लॉ। तो वो लॉज भी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से ड्राइव किए गए। मतलब ये जो लॉज है ना, उनकी डेरिवेशन भी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से है। तो ये कहता है कि बिहेवियर ऑफ द गैसेस, जो गैसेस का बिहेवियर है, जो ऑलरेडी हमने गैस लॉज के अंदर पढ़ा है। बेटा गैस लॉज के अंदर हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप क्या है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप क्या है, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रिलेशनशिप क्या है। और उसमें ये जो रिलेशनशिप है ये आजाद है, किससे? नेचर ऑफ द गैस है। गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करता। बेटा गैस की नेचर के जितने भी लॉज है वो डिपेंड नहीं करते, ठीक है। दीज लॉज आर बेस्ड, ये जो लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ये या ग्राम्स लॉ, ये बेस्ड है किस पर? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे। और इंडिपेंडेंट है किससे? नेचर ऑफ द गैस। गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करते। बेटा गैस कोई हो, जो लॉज लगेंगे वो तो सेम लगेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन तो सेम होगी, मगर उन लॉज की फिर लिमिटेशन है। बेटा उन लॉज की लिमिटेशन आते हैं, दूसरा की भी लिमिटेशन है, चार्ल्स लॉ भी है, एक लिमिटेशंस है, वो हम अलग से पढ़ते हैं। बाकी नहीं तो ये गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं। और उसके बाद बिहेवियर ऑफ द गैसेस, और कौन का जो आइडिया दिया था या कंसेप्ट दिया था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का, बेर्नौली ने दिया था। देखो बेर्नौली ने, मतलब ये जो मॉलिक्यूलर के पास्टुलेट्स काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, उसका जो बेस है, उसका जो बेसिक कंसेप्ट है, वो किसने दिया था? बेर्नौली ने दिया था, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो ये नाम याद करना पड़ेगा बेटा, ये नाम आपको याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस किसने दी थी। हाँ, उसके बाद उसके अंदर एक्सटेंशन की और देखिए बेटा, काइनेटिक थ्योरी के जो बेसिक पोस्टुलेट्स हैं या मेन पॉइंट्स हैं, उसने दिए थे बेर्नौली ने। ये तब 1738 के अंदर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये सिंध के सिलेबस में भी है बेटा, सिंध के बुक में भी है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस, मगर उसमें ये बात नहीं लिखी हुई है कि ला के काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के ये जो पोस्टुलेट्स हैं वो किसने दिए थे। और उसके अंदर बाकी बाद में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर जो चीज आई है या उसको एक्सटेंड किया गया, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स को जो एक्सटेंड किया गया वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने किया है, मगर जो बेसिक कंसेप्ट थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को बेर्नौली ने दिए थे, ठीक है। अच्छा उसके बाद ग्लासियस ने 1857 के अंदर ट्राई की थी काइनेटिक इक्वेशन। बेटा ग्लासियस ने काइनेटिक इक्वेशन ट्राई की थी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं उसी से क्या किया था? ट्राई किया था, मतलब आगे उसको एक्सटेंड किया। काइनेटिक इक्वेशन, अगर क्वेश्चन आ जाता है काइनेटिक इक्वेशन किसने दी, तो बेटा ग्लासियस का नाम आएगा। 1857 लास्ट ईयर तो उन्होंने सन भी पूछ लिए थे, ईयर भी पूछे थे, पॉसिबल है ईयर भी पूछ ले, क्योंकि जाहिर पेपर बनेंगे जो 7 सितंबर से स्टार्ट होंगे 30 सितंबर तक, तो रोजाना 2 शिफ्टें होंगी, तो पेपर भी बहुत ज्यादा बनेंगे, तो उनको छोटे छोटे क्वेश्चंस देने पड़ेंगे। अगर एक पेपर बनेगा तो उसके अंदर वो एम क्वेश्चंस देंगे, मगर जब ज्यादा पेपर बनेंगे तो उसमें वो बहुत माइनर चीजें जो कि स्मॉल चीजें जो कोई माना नहीं रखती है वो भी क्वेश्चंस दे देते हैं, जो लास्ट ईयर आ रहे थे इस तरह क्वेश्चंस। तो काइनेटिक इक्वेशन दी थी किसने? ग्लासियस ने 1857 के अंदर, और उसमें से लास्ट को ड्राइव किया था, उनके उसी काइनेटिक इक्वेशन में से बॉयल्स लॉ को ड्राइव किया गया, चार्ल्स लॉ को ड्राइव किया गया, एवोगाड्रो लॉ को, ग्राम्स लॉ को ड्राइव किया गया। मतलब वही काइनेटिक इक्वेशन, उसी काइनेटिक इक्वेशन से जो बाकी लॉज हैं उनको ड्राइव किया गया। गैस लॉज फ्रॉम, अच्छा गैस लॉज कौन से? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ग्राम्स लॉ, इन सब को ड्राइव किया गया। कहां से? उनको बाद में ड्राइव किया गया
उसी काइनेटिक इक्वेशन से, जो काइनेटिक इक्वेशन दी थी उसने, उसी से उसने मतलब लॉज को ड्राइव किया था। ये लॉज मौजूद है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद इस थ्योरी को आगे एक्सटेंड किया था मैक्सवेल ने। इस थ्योरी को आगे एक्सटेंड किसने किया? मैक्सवेल ने। उसने दिया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेलोसिटीज, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेलोसिटी, जो मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेलोसिटीज वो लिया था मैक्सवेल ने। देखो उसने दिया था लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेलोसिटीज, जो वेलोसिटीज मॉलिक्यूल्स की डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब देखो हर एक अलग अलग काम है। काइनेटिक इक्वेशन ड्राइव की थी ग्लासियस ने, और जो बेसिक पॉइंट्स थी काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी की वो बेर्नौली ने दी थी। उसके बाद ग्लासियस ने काइनेटिक इक्वेशन को ड्राइव किया था उसी काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी के पोस्टुलेट से, और दूसरी लॉज को ड्राइव किया था। मैक्सवेल ने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेलोसिटीज, जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटीज था वो दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मॉलिक्यूल्स आर द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्रुप्स की सूरत में होते हैं, हैव डेफिनेट वेलोसिटी, जिनकी वेलोसिटी क्या होती है? डेफिनेट। इसका मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा उनकी वेलोसिटीज एक जैसी नहीं होती, डिफरेंट वेलोसिटीज होती है, डेफिनेट वेलोसिटीज होती है। उसके बाद बोल्ट्जमैन ने बेटा उसके बाद बोल्ट्जमैन ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जीज की डिस्ट्रीब्यूशन दी थी अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स, जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एनर्जीज की डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद वंडरवाल्स ने, देखो उसके बाद क्या है, वंडरवाल्स का भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये सारे आइडियल गैसेस में है, और गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका आइडिया किसने दिया था? वंडरवाल्स ने। कि रियल गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। पहले ये था कि आइडियल जो गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है, मगर जो रियल गैसेस हैं उनके मॉलिक्यूल्स में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको हम कहते हैं वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका मतलब है वंडरवाल्स का भी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है थोड़ा कुछ। तो ये बेटा ये इसका समझिए इंट्रोडक्शन हो गया। अब आते हैं पॉइंट्स। अच्छा, पॉइंट्स वही सेम ही है तकरीबन जो हमने सिंध के बुक में पढ़ी है। हाँ, नंबरिंग का फर्क हो सकता है, नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है, बाकी बेटा पॉइंट्स वही है। पॉइंट्स, इसकी पहली पॉइंट है कि जो गैस है मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है, स्मॉल पार्टिकल्स की बनी हुई है, जिनको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स डायटोमिक भी होते हैं, जैसे O2, जैसे Cl2, जैसे H2, जैसे N2। मोनोएटमिक भी होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये मोनोएटमिक है, आजाद हालत में ये रह सकते हैं। अच्छा, these molecules are widely separated from one another, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दूसरे से दूर दूर होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, इनमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। गैस आर इजी टू कंप्रेस, गैस को कंप्रेस करना ड्यू टू लॉन्ग स्पेस, क्योंकि इनमें एम्प्टी स्पेस ज्यादा है, इसलिए गैस को कंप्रेस करना आसान होता है, इसलिए इसको कंप्रेस कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल, गैस के वॉल्यूम न होने के बराबर है। क्यों क्यों कहा जाता है ना? क्योंकि मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते हैं, दूर दूर होते हैं, इसलिए एक जो मॉलिक्यूल होगा उसका वॉल्यूम न होने के बराबर होगा। मगर देखो ये बात हर जगह सही नहीं भी है। हम आगे आते हैं, क्योंकि जब हम गैस को कंप्रेस कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो फिर वॉल्यूम मीनिंगफुल हो जाता है, नेग्लिजिबल नहीं होता। मगर मैं बात कर रहा हूँ काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी के पोस्टुलेट्स की, और ये अप्लाई किए गए आइडियल गैस के लिए, इसलिए क्योंकि ये फॉल्टी असम्पशन है, ये काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी का फॉल्टी असम्पशन है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल। मगर मैं बात कर रहा हूँ असम्पशंस की, इसमें आ जाता है, ये है फॉल्टी बेसिस। आप पढ़ेंगे ये फॉल्ट है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल, गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम न होने के बराबर है। हाँ बिल्कुल सही बात। जब मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, जब प्रेशर हाई करेंगे, प्रेशर को हम क्या करते हैं? हाई करते हैं ना, उसके बाद वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं रहता। ठीक है, मगर वो उसकी समझे फॉल्ट में आ जाता है या डिफेक्ट में आ जाता है, वो हम बाद में डिफेक्ट पढ़ते हैं। मगर एक पॉइंट भी है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल। अच्छा, गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन कंटीन्यूअस मूव, जो गैस के मॉलिक्यूल्स को कंटीन्यूअसली मूव करते रहते हैं, बेटा कंटीन्यूअस मोशन में है। ठीक है, दे मूव ऑन द स्ट्रेट पाथ, दे मूव ऑन द स्ट्रेट पाथ, ये मूव करके स्ट्रेट पाथ में जाएंगे, सीधे सीधे जाते हैं, बट रैंडम डायरेक्शन होगा, रैंडम होगा। क्यों? सीधे सीधे जाएंगे तो आपस में टकराएंगे, कंटेनर के वाल्स के साथ टकराएंगे तो डायरेक्शन का चेंज हो जाता है। जब ये कोलाइड होते हैं ना,
जब ये आपस में कोलाइड होते हैं या कंटेनर के वॉल्स के साथ कोलाइड होते हैं तो डायरेक्शन क्या हो जाता है इनका, चेंज हो जाता है। तो इनकी जो मोशन है वो जिगजैग, एब्सर्ड या रैंडम हो जाती है। अच्छा, गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ वन अनदर विथ वॉल्स ऑफ द कंटेनर, आपस में भी कोलाइड होते हैं, कंटेनर के वॉल्स के साथ भी कोलाइड होते हैं। देयर कोलिएंट्स आर परफेक्टली इलास्टिक, इनकी कोलिएंट्स इलास्टिक होती है। बेटा गैस के जो मॉलिक्यूल्स इनकी कोलिएंट क्या होगी, इलास्टिक कोलिएंट। इलास्टिक का मतलब है नो लॉस ऑफ एनर्जी। कभी कभी ऐसा होता है कि पॉइंट्स का पोस्टुलेट्स का पूछ लेते हैं कि भाई कौन सी पोस्टुलेट सही नहीं है, तो ये आपको पॉइंट्स याद करनी पड़ेगी सारी। बेटा जो गैस की काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्री की पॉइंट्स है ना, सारी आपको याद करनी पड़ेगी ताकि आपको पता चल जाए कि ये काइनेटिक मॉलिक्यूल का पोस्टुलेट नहीं है। तो प्रेशर सॉरी गैस की जो कोलियन है आपस में हो चाहे कंटेनर के वॉल्स के साथ, वो इलास्टिक होती है। इलास्टिक से मुराद है नो लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कोई नुकसान लॉस नहीं होता है। अच्छा, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ग्रेविटी का इफेक्ट निग्लिजिबल होता है। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ग्रेविटी जिस तरह दूसरी चीजों को ग्रेविटी खींचती है ना, गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर ग्रेविटी का असर नहीं पड़ता। अच्छा, उसके बाद है प्रेशर द रिजल्ट ऑफ कोलियन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विद वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो गैस के मॉलिक्यूल्स कोलाइड होते हैं ना, कंटेनर की दीवारों के साथ कोलाइड होते हैं, टकराते हैं और उनके टकराने से प्रेशर बनता है। तो प्रेशर इज द रिजल्ट, प्रेशर नतीजा है, किसका नतीजा है, कोलियन, कोलियन का नतीजा है ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विद वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कंटेनर की दीवारों के साथ टकराते हैं तो प्रेशर बनता है, प्रेशर प्रोड्यूस होता है। जितने गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, जितने बेटा गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो कोलियन भी क्या होगी, ज्यादा होगी, प्रेशर भी बढ़ जाएगा फिर। अच्छा, उसके बाद है इन आइडल गैस, मैं यहाँ रियल गैस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आइडल गैस की, खाली गैस की, ठीक है, और परफेक्ट गैस की, हाइपोथेटिकल गैस की। देयर इज नो फोर्स ऑफ टेंशन, नो फोर्स ऑफ रिपल्शन इन द मॉलिक्यूल्स। कहता है आइडल गैस के मॉलिक्यूल्स में ना तो फोर्स ऑफ टेंशन होती है ना फोर्स ऑफ रिपल्शन। जो आइडल गैसेस हैं उनके मॉलिक्यूल्स में ना तो फोर्स ऑफ टेंशन है और ना फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है, और वो आजादी से मूव करते रहते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मैं बता रहा हूँ आइडल गैस के बारे में। अच्छा, उसके बाद है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जो गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एब्सोल्यूट टेंपरेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो बेटा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एब्सोल्यूट टेंपरेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहाँ पे टेंपरेचर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं लेना है, मगर टेंपरेचर आपको लेना है एब्सोल्यूट स्केल के अंदर। तो एट कांस्टेंट टेंपरेचर ऑल द गैसेस हैव सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अगर टेंपरेचर कांस्टेंट है तो जितने भी गैसेस हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम। बेटा टेंपरेचर सेम है ना, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम। एवरेज काइनेटिक एनर्जी मतलब टेंपरेचर तो है, मेजरमेंट ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो टेंपरेचर होता है ना। अगर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, अगर टेंपरेचर सेम है तो सब गैसेस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। आप मत समझे कि कोई हल्की गैस है उसकी एवरेज काइनेटिक एवरेज काइनेटिक तो नहीं है। अगर टेंपरेचर सेम है तो जितनी भी गैसेस हैं उनकी एवरेज काइनेटिक सेम होगी। अब क्लासियस ने इसमें से काइनेटिक इक्वेशन को ड्राइव किया था। अब बेटा ये प्रोसेस की फर्स्ट पॉइंट तो पहली पॉइंट कहता है एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है गैस मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है। मकसद इसका यही है कि जितनी भी गैसेस है वो मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है, बस बात खत्म। गैसेस किसकी बनी हुई है, मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है। लाइक हीलियम, लाइक नियॉन, ये मोनोएटॉमिक है। ये क्या है, आर्गन, ये मोनोएटॉमिक है। इससे डायटोमिक भी होती है, ट्राइएटॉमिक भी गैस की है, टेट्राएटॉमिक होती है, पेंटाएटॉमिक भी गैसेस होती है। ठीक है, मगर जितनी भी गैसेस है वो मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है। पहली बात कि गैसेस किसकी बनी हुई है, मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है।
अच्छा, molecules of the gases move absurdly, मतलब randomly करते हैं, गैस molecules randomly move करते थे बेतरतीब, colliding among themselves, आपस में collide भी होते हैं, with parts of the container भी collide, इसके molecules भी collide होते हैं, और कंटेनर के वाल्स के साथ भी collide होते हैं, कंटेनर है जिसके अंदर वो बंद होगी, उसके वाल्स के साथ जो गैस के molecules collide होते हैं, टकराते हैं, चेंज द डायरेक्शन, और अपना डायरेक्शन को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। द प्रेशर एक्सर्ट गैस इज ड्यू टू द कोलियन, प्रेशर दी जाए, अभी बताया था आपको मैंने कि प्रेशर द रिजल्ट ऑफ कोलियन द गैस मॉलिक्यूल्स विद पार्ट्स ऑफ द कंटेनर, जब गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर के बॉक्स के साथ टकराते हैं तो प्रेशर प्रोड्यूस होता है। जब कोलियंस आर परफेक्टली इलास्टिक, अभी बताया था आपको मैंने कि कोलियन जो होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है, नो लॉस ऑफ एनर्जी। molecules of the gas is widely separated, gas molecules होते हैं दूर दूर होते हैं, empty space ज्यादा होते हैं, gas are easy to compress, गैस को कंप्रेस करना आसान होता है क्योंकि empty space ज्यादा है, गैस के molecules में खाली स्पेस ज्यादा होता है। molecules of the gases have no force of attraction, गैस के molecules में कोई force of attraction नहीं है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ आइडियल गैस की। actual volume of the molecule of the gas is negligible, जो गैस के molecules actual volume है वो न होने के बराबर है, minute होता है as compared to the volume of the gas, गैस के वॉल्यूम का कंटेनर के वॉल्यूम के मुकाबले में, जो कंटेनर का वॉल्यूम है उसके मुकाबले में जो गैस के एक सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होगा वो न होने के बराबर। अच्छा, मोशन इंपॉर्टेंट टू द मॉलिक्यूल्स बाय ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल, ग्रेविटी नहीं पड़ता, जो मॉलिक्यूल की मोशन उस पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं पड़ता, यानी कि नेग्लिजिबल असर होता है एज कंपेयर टू द इफेक्ट ऑफ कंटेनर कोलियन, कोलियन का असर होगा, कोलियन की वजह से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मगर ग्रेविटी का असर नहीं पड़ेगा, कोलियन का असर पड़ता है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस वेरीज डायरेक्टली टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर, जो एवरेज काइनेटिक को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके टेंपरेचर के है। अच्छा, इन्हीं पॉइंट्स को नजर में रखकर ग्लासियस ने ड्राइव की थी इक्वेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन ड्राइव किया था प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस, बेटा ग्लासियस ने प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस की इक्वेशन ड्राइव की थी, आइडियल गैस का प्रेशर, एक्चुअली प्रेशर जो है वो रिजल्ट कोलियन का, अदर के मार्कस विद वाल्स ऑफ द कंटेनर, प्रेशर किसका नतीजा है, बड़ा नतीजा है, अदर गैस मार्कस द कंटेनर, whenever the molecules move they collide, जब ये मूव करते हैं तो कोलाइड होंगे, जब भी गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो आपस में टकराएंगे, कंटेनर के वाल्स के साथ भी टकराएंगे, तो कंटेनर के वाल्स के टकराते हैं। ड्यू टू दिस कोलियंस, इन्हीं कोलियन की वजह से क्या होता है, फोर्स लगती है, इन्हीं कोलियन की वजह से क्या लगती है, फोर्स लगती है, किसके वाल्स ऑफ द कंटेनर के वाल्स के लगती है। दिस फोर्स इज डिवाइडेड बाय एरिया, अगर फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रेशर पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया मिलेगा, जिसको क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, क्योंकि ये प्रेशर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और उसके बाद उसने एक काइनेटिक इक्वेशन को ड्राइव किया। अच्छा बेटा, वो इक्वेशन ये है इसकी,
देखो क्या है, ये पीवी अच्छा बेटा क्वेश्चन ये है, जो क्लासिक थी कहते हैं पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर। ये क्लासिक इक्वेशन थी। अब पी किसको ज़र करता है, प्रेशर। बेटा पी प्रेशर है, वी किसको ज़ाहिर करता है, वॉल्यूम को, और एम जो है ये मास ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल है। बेटा जो एम है वो मास ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल, और एन किसको ज़ाहिर करता है, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और सी स्क्वायर जो है वो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। तो बेटा ये क्लासेस इक्वेशन की थी जिसको कहते हैं काइनेटिक इक्वेशन। इसको कहा जाता है काइनेटिक इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर। पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर। एम मास ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल, ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और सी जो स्क्वायर है वो है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, स्क्वायर वेलोसिटी है। ठीक है, और बाकी हम कल पढ़ लेंगे आगे।